नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है चोरी की जिंदगी। विनोद शर्मा रिटायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी इतने अच्छे ओहदे पर की थी कि घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस कुछ हद तक ठीक ठाक सा था। हालांकि ज़्यादातर पैसा उन्होंने पानी की तरह बच्चों पर बहा दिया था। बच्चे, 2 बेटों और 1 बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना, ओढ़ना देना, उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना और तीनों बच्चों को ऊंचे पदों पर आसीन करना उनका सपना था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। लगभग इसीलिए कि बड़ा बेटा आदर्श एमटेक करके आईटी कंपनी में अच्छे ओहदे पर नौकरी करते हुए कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए अमेरिका चला गया और बेटी सीमा डबल एमए बीएड के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लेक्चरार थी। लेकिन तीसरी औलाद यानी कि छोटा बेटा प्रेम बीए करने के बाद न जाने कितने एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, न जाने कितने तरह के टेस्ट दे चुका था और न जाने किन किन कोर्सों के लिए आए दिन पिता से पैसे लेता रहता। कौन जाने कुछ कर भी रहा था या केवल मौज मस्ती में ही सब समय और पैसा बर्बाद कर रहा था। बस विनोद कुमार जी को चिंता थी तो केवल प्रेम की। हर समय यही कहते, न जाने यह नालायक कुछ करेगा भी कि नहीं, कौन जाने मुंबई जाकर क्या करता है और क्या नहीं। बेशक विनोद कुमार नौकरी के पूरे समय बेंगलुरु में रहे, लेकिन रिटायर होते ही 2 दिनों बाद अपने गांव ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के नज़दीक आ पहुँचे, जो खेती बाड़ी चाचा के बेटों केशव और मोहन को आधा आधा कर जोतने के लिए दी। उनके बेटे सोनू और मोनू अब उसे हड़पने की फिराक में थे। विनोद कुमार जब भी खेतों में जाते, सोनू और मोनू उन्हें यह कहकर घर वापस भेज देते कि बड़े चाचा, क्या इस उम्र में भी काम करोगे का? अरे हम है ना ई का देखभाल के खातिर, हम तो हर बच्चे ना सही मगर बच्चे जैसन तो है ना, जाइबे घर जाई के आराम करी के। और हम तो कहत कि आपन कहाँ या गांव में आपन जिंदगी खराब करत रहीन, अपन वही शहर में जाके आराम करो। विनोद कुमार को थोड़ा अटपटा लगता जब सोनू और मोनू हर बार खेतों से उन्हें वापस घर भेज देते। वे कमाई के नाम पर हिसाब भी न देते, बस केवल अनाज उनके घर पहुंचा देते। अगर कभी विनोद कुमार पैसों का जिक्र करते कि खर्च के लिए ज़रूरत है तो कहते, लो भाई बड़े चाचा, अब आपने के कमी, थारो तो पेंशन भी आवे, घर खर्च तो हमारे ना पूरा पड़े। आखिर एक दिन विनोद कुमार ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब से वे अपने खेत खलियान खुद संभालेंगे, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस पर सोनू और मोनू बिगड़ पड़े और हो गई आपस में तू मैं। यहाँ तो बात हाथापाई तक आ पहुंची। सोनू और मोनू बोले, कौन से खेत चाचा, अब तक मेहनत की हम लोगों ने और अब आप कहो खेत आपन दे दे, फिर हमारा के जे खेत तो ना मिले अब थाने। विनोद कुमार जी ने केशव और मोहन से कहा तो वे बोले, भाई साहब अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद समझदार है, जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। गांव में पंचायत बिठाई गई। पंचायत भी सोनू और मोनू का साथ ही देने लगी, क्योंकि उन दोनों ने पंचायत की जेब पहले से गर्म कर रखी थी। विनोद कुमार ने शहर आकर पुलिस थाने में कंप्लेंट की, लेकिन थाने के चक्कर काट काट कर विनोद कुमार की चप्पल घिस गई। मामला ज्यों का त्यों। अब विनोद कुमार ने कोर्ट केस कर दिया, लेकिन सोनू और मोनू ने पहले से ही अपने पांव इतने फैला रखे थे कि कहीं कुछ भी विनोद कुमार को बात बनती नजर न आती। उधर विनोद कुमार के बड़े बेटे आदर्श ने अमेरिका में अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और शादी की तस्वीरें माता पिता को भेजकर सूचित कर दिया कि उसने शादी कर ली और कहा कोई मजबूरी थी, कुछ समय बाद इंडिया आकर सब बात बताऊंगा। खैर, विनोद कुमार ने कहा कि ठीक है बेटा, सफाई देने की ज़रूरत नहीं, जो किया ठीक किया। बेटी के लिए कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मगर आजकल हर लड़के वाले इतनी बड़ी बोली बोलते हैं कि विनोद कुमार सब कुछ बेचकर भी डिमांड पूरी न कर सके। सीमा जब भी छुट्टी में घर आती, माँ से हमेशा यह कहती, माँ समझाओ ना बाबा को, क्यों परेशान होते हैं।
नहीं करनी मुझे शादी वादी। कभी सुना है कि जो गाय बेचता है वह पैसे देता है? गाय बेचने जाओगे तो पैसे लेकर आओगे ना। सुना जी आपने? क्या कह रही है सीमा? पता नहीं आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर कैसी सोच के हो जाते हैं। भला दान दहेज बिना कभी शादी होती है? हाँ, यह बात अलग है कि लड़के वालों के मुंह ज़्यादा थोड़े खुल गए हैं। यह सब सुन देख रहा हूँ। आजकल बच्चे कुछ अधिक सयाने हो गए हैं। विनोद को एक और भी चिंता सताए जा रही थी। जो सीमा दुबली पतली से छुई मुई से हुआ करती थी, अब वह आत्मनिर्भर के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी बदल रही थी। सीमा का बदन गदराया हो गया था। उसकी चाल डाल बदल गई थी। सीमा के उबार पहले से ज्यादा गदराए हुए थे, जो कि किसी मर्द की छुअन से ही हो सकता है, क्योंकि विनोद कुमार भी तो खेले खाए हुए हैं अपने वक्त में। लेकिन विनोद कुमार कुछ कह नहीं रहे थे, बल्कि इसलिए वे जल्द से जल्द सीमा की शादी कर देना चाहते थे। एक सीमा की चिंता, दूसरी प्रेम की फिक्र। न तो वह किसी एंट्रेंस में क्लियर हो रहा था और न ही कोई नौकरी मिल रही है। उस पर ये सोनू और मोनू ने खेत खलियान पर कब्जा कर लिया। आदर्श को फ़ोन पर बताया कि सोनू और मोनू खेत अपने कब्जे में ले रहे हैं। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आदर्श ने दो टुक सा जवाब देकर फ़ोन रख दिया कि मैं यहाँ विदेश में बैठा क्या कर सकता हूँ। प्रेम वहाँ है, प्रेम से कहिए। प्रेम को फ़ोन किया तो बोला, पापा अब तक इन खेतों से क्या बना पाए? ले भी ले अगर तो क्या करेंगे? कौन जीतेगा? कौन देखभाल करेगा? कुछ ले देकर समझौता कर लो, वही सही रहेगा। हुआ करता समझौता कर लो। बाप दादा की जमीन जायदाद ऐसे ही छोड़ दूँ? कोई बताए जरा इनको। तुमने इसी खेत की रोटी खाई। भला डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कमाई में कितना कहाँ जो तुम्हारी इच्छा पूरी कर पाता। वह तो इन खेतों की वजह से खुद भी आगे पढ़ता रहा और बच्चों को भी पढ़ा दिया, और आज कहता है छोड़ दो। क्या मिला इन खेतों से? गुस्से में बड़बड़ाते हुए विनोद कुमार बाहर चले गए। कुछ दिनों बाद विनोद कुमार की पत्नी की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद बेटी अपने पिता को दिल्ली ले आई कुछ दिनों के लिए। बेटी ने खूब सेवा की पिता की, खूब अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन एक दिन शादी की चर्चा पर बाप बेटी में खूब बहस हो गई। सीमा इतनी मुश्किल से ऐसा लड़का मिला है जो कम बजट में शादी के लिए तैयार है। लेकिन अब तुम्हें क्या एतराज़ है? चाहती क्या है तू? जो बात है साफ साफ कह। मैं पागल नहीं हूँ। दुनिया देखी है मैंने, सब जानता हूँ। जो जिंदगी तू जी रही है ना, मैं सब समझता हूँ। समय से अपने घर जा और मैं भी चैन की सांस ले सकूं। पापा मुझे नहीं करनी शादी वादी इन लड़कों से जिन्हें आप ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। अगर आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र है तो जहां मैं चाहती हूँ वहीं मेरी शादी करा दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी पसंद के लड़के को कभी स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए मैंने अब तक आप लोगों से कुछ नहीं बताया। आप लोग जात धर्म के पचड़ों में पड़े रहते हैं। मेरी नज़र में शरद में कोई कमी नहीं। अच्छा स्वस्थ सुंदर लड़का है, आईपीएस ऑफिसर है, मुझ पर जान लुटाता है, और क्या चाहिए? जो कुछ है सब सामने है। मैं आपकी तरह चोरी की जिंदगी नहीं जी रही। देखती थी मैं अक्सर आपको, जब आप माँ को अपने बटुए को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। बालकनी में छिपकर कितनी कितनी देर तक बटुए से तस्वीर निकालकर बिना पलक झपके उसे निहारते रहते। ऐसा महसूस करते जैसे वह आपके सामने है और आप उससे बातें करने लग जाते। तब उस समय आपको माँ पर बहुत प्यार आता था। मैं वह तस्वीर कभी नहीं देख पाई। यह राज मुझ पर तब खुला जब एक दिन मैं अपनी किसी सहेली के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बाजार सामान लेने गई। तब मैंने आपको देखा। आप कावेरी मैम के घर के बाहर स्कूटर रोककर इधर उधर चोरों की तरह देख रहे थे, जैसे कहीं कोई आपकी चोरी न पकड़ ले। और फिर आप मैम के घर के अंदर चले गए। तब मुझे समझ आया कि कावेरी मैम मुझे इतना प्यार क्यों करती है। उस चोरी की ज़िंदगी से तो यह जात पात से दूर हमारी ज़िंदगी लाख गुना अच्छी है। हाँ,
जी है मैंने चोरी की जिंदगी। इंसान हूँ मैं भी। मुझे भी कुछ पल का सुकून चाहिए था, जो मुझे कावेरी की निकटता से मिला। लेकिन तुम्हारी तरह किसी गैर जात से तो रिश्ता नहीं बनाया था मैंने। कहाँ हम जमींदार, मैं उच्च कोटि का इंजीनियर, और कहाँ वह नाई का बेटा। क्या बराबरी है हमारी और उसकी। वाह पापा, आपके उच्च कोटि वाले इतना मोटा दहेज मांगते हैं कि जिसकी किस्त भरते भरते इंसान खत्म हो जाए, फिर भी किस्तें खत्म ना हो। और वो आपके उच्च कोटि वाले, आपके सगे, आप ही की ज़मीन हड़प रहे हैं, और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जिससे कुछ हासिल होता नज़र नहीं आ रहा। और आपका वो उच्च कोटि वाला, आपका अपना सपूत, जो विदेश में न जाने किससे शादी करके वहीं बस गया। भारत उसे रास नहीं आ रहा, इसलिए उसने यहाँ आना तो दूर, यहाँ से नाता ही छोड़ लिया। और आपका वो उच्च कोटि वाला दूसरा सपूत, जो आपसे कह रहा है कि कुछ ले देकर समझौता कर लो। ज़मीन का क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता। तू चाहे कुछ भी कह, अपने तो अपने होते हैं और गैर गैर ही रहेंगे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। मैं कल ही आदर्श से बात करता हूँ, और चाहे तू कुछ भी कर ले, इस नाई के बेटे से तो तेरी शादी मेरे जीते जी नहीं होगी। मेरे मरने के बाद जो जी चाहे करते रहना, सब के सब। सीमा के पिता बोलते हुए गुस्से से गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन आदर्श को फिर से फ़ोन किया। आदर्श का कोई जवाब न देने पर 2-3 दिनों तक फ़ोन करते रहे। आखिर एक दिन आदर्श ने साफ कह दिया, पापा मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, अपनी समस्याएं आप सुलझाइए। इधर सीमा ने शरद को पापा की ज़मीन की सारी कहानी बताई। शरद की पहुंच और रुतबा काफ़ी अच्छा था, इस वजह से ज़मीन का फैसला जल्दी हो गया और विनोद कुमार जी को उनकी ज़मीन मिल गई। लेकिन अब विनोद कुमार को एहसास हो गया था कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन उच्च कोटि का है और कौन छोटा। इंसान कर्मों से उच्चता को प्राप्त होता है, न कि जात बिरादरी या धर्म से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।